केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें जो लर्न करना होता है तो हम लोग लर्न नहीं कर पाते, उसको सही से समझ भी नहीं पाते, उसको लर्न नहीं करते, तो उसको लर्न करने का कुछ रहता नहीं। अच्छा, तो कोई एक चीज बताओ, क्या नहीं समझते हो या क्या नहीं लर्न करते हो? कोई एक टॉपिक, एक कोई खास बात। जैसे कि मतलब कोई भी फॉर्मूला है किसी चीज का हम लोग ने लर्न कर लिया, कैल्शियम क्लोराइड, हाँ किसी भी मतलब चीज का ले लिया तो लर्न कर लिया, और फिर जब अगर करने बैठे या रिएक्शन तो भूल गए, यही याद रहा, तो उसको कैसे याद रहा? नहीं, वो बार बार करोगे तो याद होगा ना, बार बार करोगे तो याद हो जाएगा, राइट। और समझ के करोगे तो जल्दी याद होगा, बिना समझे करोगे तो देर में याद होगा, भूलेंगे जल्दी। बैठो, आप बैठो। देखो, याद करने वाली जो चीज होती है ना, कुछ चीजें जो होती हैं वो आपको हमेशा खुद ही याद रह जाती है, रहती है ना, उसके लिए याद करने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ती है। बताओ, 3 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कितनी जल्दी बता दिया आपने। तो आपको जो सिखाया गया था जोड़ना, ऐसे जोड़ना, वैसे जोड़ना, वो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने उसको इतनी बार किया हुआ है, बार बार आपने किया हुआ है कि आपको इतना याद हो चुका है कि वो भूलेगा नहीं। ठीक है, अब ये बताओ, वो कौवे ने कंकड़ डाला था घड़े के अंदर में तो क्या हुआ था? ये आपने बार बार नहीं किया, ये आपको बार बार नहीं कराया गया, 100 बार नहीं। जैसे 3 2 और 4 को जोड़ना है, ऐसी जरूरतें आपको तो रोज पड़ती हैं, बहुत बार पड़ती हैं, जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है, तो प्रैक्टिस से याद हुआ। ये वाला कैसे याद हुआ? एक ही बार पढ़ा था, याद हो गया। हाँ, अभी भी याद है। ये इसलिए याद हो गया कि वो सारी कहानी अपने को समझ में आ गई। वो कौवा था, प्यासा था, घड़ा मिला उसको, पानी मिला उसको, कंकड़ डाला, कंकड़ डालने से पानी ऊपर आया, ऊपर आने से उसने पिया। एक ही बार में याद हो गया। क्यों? इसलिए कि वो पढ़ते ही सब समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ये होगा तो ये होगा, वो होगा, वो होगा। तो ये 2 तरह की चीजें होती है। अगर आपको बात समझ में आ गई कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर समझ में आ गई तो आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही याद हो जाता है। और अगर समझ में नहीं आई और तब भी हमने उस फॉर्मूला को, उस इक्वेशन को, उस प्रोसेस को हमने याद कर लिया, तो फिर वो बार बार प्रैक्टिस से फिर याद होगा। दूसरा वाला जो वैरायटी है, प्रैक्टिस से याद होगा, बार बार करने से वो याद हुआ कि अच्छा हाँ, जिंक पर जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो पता है क्या क्या होता है? हाँ, हाइड्रोजन निकलती है। मुझे पता नहीं आपके सिलेबस में क्या पढ़ा है इन्होंने, क्या नहीं। हाँ 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 हाँ, तो हाइड्रोजन बनाने की ये कॉमन विधि यही पढ़ते हैं कि आप एक बोतल के अंदर में जस्ते के जिंक के टुकड़े डाल दो, ऊपर से आप डाइल्यूट तनु सल्फ्यूरिक एसिड डालो, H2SO4, तो फिर उसमें से बबल्स निकलते हैं, उधर जिंक का सल्फेट बनता है और उधर हाइड्रोजन बाहर निकलती है, राइट। तो अब अगर आपने इसको पढ़ लिया और आप भूल गए, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको याद आएगा, जब जरूरत होगी तो आपको फिर से याद करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ चीजें पता है, जिंक कैसे लिखते हैं केमिस्ट्री में, और सल्फ्यूरिक एसिड कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। अब आपको पता है कि जिंक और हाइड्रोजन मिलकर तो कुछ बनाते नहीं है, हाँ? और जिंक और ये जो SO4 है, ये मिलकर कुछ बना लेते हैं। तो आप यहां से अगर ये बात समझ आ गई कि हमारे पास एक मेटल है, हमारे पास इस तरीके का कोई एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन जरूर होएगा, ठीक है ना। एसिड है तो हाइड्रोजन जरूर होगा, उसके साथ कुछ लगा हुआ, ये सल्फेट है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन का सल्फेट है। तो ये सल्फेट जो अभी हाइड्रोजन के साथ लगा है वो जिंक के साथ लग जाता है, और जिंक अकेला है तो उधर हाइड्रोजन अकेला हो जाता है। तो फिर वो क्या बन गया, और क्या बना? तो ये कहानी अगर समझ में आ जाए कि हाँ, एक मेटल है अकेला, एक एसिड है, एसिड में एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ में कुछ और जुड़ा है, सल्फेट जुड़ा है, फिर दोनों को हमने पास ले आए, रिएक्शन करा दिया, एक ही बोतल में डाल दिया दोनों को,
तो अब क्या हुआ, आदान प्रदान हो गया। जो हाइड्रोजन के साथ सल्फेट लगा था तो जिंक के साथ, जो जिंक अकेला था उसकी जगह हाइड्रोजन अकेला। तो ये कहानी अगर मुझे समझ आ गई तो फिर इसको याद रखने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब आप एक दूसरा एसिड है, कोई दूसरा एसिड का नाम बोलो तो सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा और कौन सा एसिड होता है? HNO3। ओके गुड, HNO3। तो अब ये है, इसके साथ में ये एसिड हो गया। तो अब क्या बनेगा? अब क्या ये नाइट्रेट बोलते हैं इसको ना। तो एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोड है, नाइट्रेट है, और इधर में यहाँ जिंक है। अब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा बोलो? जिंक का नाइट्रेट बनेगा और क्या निकलेगा? हाँ, समझ आ गया था। तो देखो इसको भी याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब ये अलग बात है कि जैसे यहाँ पर दो हाइड्रोजन के साथ में एक अकेला सल्फेट मिलता है, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन के साथ में नाइट्रेट मिला हुआ है। हाँ? तो दो नाइट्रोजन अगर होते तो ये जिंक के साथ में क्या होता? जिंक के साथ में क्या होता? जिंक का नाइट्रेट कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ऐसे। दो नाइट्रोजन चाहिए। जैसे यहाँ दो हाइड्रोजन थे ना, तो हमको हाइड्रोजन तो निकालना है ना, यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है ना, हाइड्रोजन निकालना है ना, तो दो हाइड्रोजन चाहिए ना। तो दो हाइड्रोजन चाहिए तो फिर इसको भी दो रखना पड़ेगा, इसको दो रखने पड़ेगा। तो ये नाइट्रेट भी दो हो गए, तो जिंक के साथ ऐसा लिखना पड़ेगा, और तब उसके बाद इधर वाला तो ठीक ही है, ऐसा। अब ये देखो कितना भारी लग रहा है, ये क्या, ये ब्रैकेट लगाया, 2 लगाया, अब याद भी करो। लेकिन कहानी अगर समझ में आ गई अपने को कि जिंक है, HNO3 है, हाइड्रोजन निकलना है तो H2 तो होने ही पड़ेगा, अकेला H करके तो निकलता नहीं है ना। अपने यहाँ हवा में क्या क्या है? हवा में क्या क्या होता है? सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन ना, उसके बाद ऑक्सीजन। यही दो मिलकर 99% हो जाते हैं, बाकी सब थोड़े थोड़े। ये दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों अकेला एक एक कभी नहीं रहता परमाणु। नाइट्रोजन में भी N2 लिखते हैं नीचे, ऑक्सीजन में भी O2 लिखते हैं नीचे, ऐसे ही हाइड्रोजन में भी H2 लिखते हैं नीचे। वो हमेशा दो जोड़ करके रहते हैं, दो। तो वो दो होने हैं, वो दो होने हैं, और दो होने के लिए इसको भी फिर साथ में यहां से 2 लाओगे ना, तो ये पूरे का भी 2 होना पड़ेगा, और 2 होना पड़ेगा तो ये नाइट्रेट को भी 2 होना पड़ेगा। तो जिंक के साथ नाइट्रेट ऐसे करके मिलेगा। यहां पर मामला दूसरा था, यहां पर पूरे H2 के साथ एक ही SO4 था, तो H2 निकल गया, जिंक के साथ SO4 सीधा सीधा मिला। यहाँ कोई हमें 2 लगाने का जरूरत नहीं पड़ा, यहाँ पे 2 लगाने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि पहले ही से 2 हाइड्रोजन के साथ में एक सल्फेट मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक नाइट्रेट एक ही हाइड्रोजन के साथ हो जाता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन चाहिए इधर, तो ये करना, और 2 नाइट्रेट हो गए तो 2 नाइट्रेट कर देना, तो यहाँ पे ऐसे 2 बन गया, और फिर ये 2 H है, वो मिलकर के यहाँ पे H2 बन गया। तो ऐसे अगर बात समझ के पढ़ी जाए, जब याद कर रहे हैं फॉर्मूला, इक्वेशन, उस समय अगर ये बातें समझ लिया जाए, रटाने Zn+2 HNO3 बराबर वो Zn तो 2 नीचे लगाना है, ये सब अगर रट के पढ़ा है तो आपको बार बार प्रैक्टिस करके याद करना पड़ेगा। हम बार बार भूलेंगे, बार बार याद करेंगे, फिर देखेंगे नहीं 4-5 बार अभ्यास कर लेंगे तो याद हो जाएगा, वो भी ठीक है। लेकिन पहली बार में अगर ये साथ में कहानी जुड़ गई है कि ये क्यों H2 निकल रहा है, ये क्यों SO4 उधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये अगर उसका पूरा जो मैकेनिज्म है, उसकी जो स्टोरी है, वो समझ में आ गई, तो फिर याद रखने के लिए कोशिश करने की उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। वो कुछ आधा भी रहेगा, कुछ खुद से याद रहेगा, कुछ थोड़ा सा भूलेंगे भी, तो थोड़ा प्रैक्टिस भी साथ में चलेगी, ऐसे करके। तो मुख्य बात यह है कि जो भी आप पढ़ो समझ, उसके पीछे की पूरी स्टोरी समझ आनी चाहिए। वो आ जाएगी तो आपको याद रखने का एकदम बहुत कम हो जाएगा काम, लोड बहुत कम हो जाएगा। ओके।